बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हमारे लेक्चर नंबर टू ऑनलाइन लेक्चर नंबर टू चैप्टर नंबर टू के बारे में स्टार्ट हो रहा है। और टॉपिक जो आज हमने करना है, एक तो स्केलर वेक्टर है, और दूसरा अगर हो सका तो कुछ इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड हमने डिस्कस करनी होती है, स्पीड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वगैरह, उनको भी जो है वो कुछ टाइम दे दिया जाएगा। अब हर फिजिकल क्वांटिटी जो कि चैप्टर नंबर वन में अपने डिस्कस की होती है, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो आप के पास अगर एक टेबल है तो आप उस टेबल का मैस मेजर कर सकते हैं, आप उस टेबल का जो है वो वेट मेजर कर सकते हैं, आप उस टेबल की जो है वो हाइट मेजर कर सकते हैं, आप उस टेबल की लेंथ विड्थ वो वॉल्यूम उसका वो मेजर कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें आप उससे रिलेटेड जो है वो उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें आप उससे रिलेटेड मेजर कर सकते हैं, ये या ओवरऑल डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें आप जो है वो किसी भी चीज़ के मतलब जो है वो मेजर कर सकते हैं, तो वो सारी की सारी जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब वो टेबल जो है वो खुद से फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, वो चीज़ें जो आप उससे रिलेटेड मेजर कर सकते हैं वो चीज़ें क्या कहलाती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो वो आपको पता है कि अब वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं दो तरह की, मतलब उनकी ओवरऑल दो तरह से उनको क्लासीफाई किया जाता है। जो आपने चैप्टर नंबर वन में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि हर फिज़िकल क्वांटिटी या बेस होगी या डिराइव होगी, मतलब उसकी दो क्वांटिटी, दो टाइप्स निकलती हैं, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़। अब बेस क्वांटिटीज़ कौन सी थी? वो जो 7 क्वांटिटीज़ थी जो एक टेबल में लिखी थी। तो उसके अलावा जितनी भी हैं वो सारी की सारी डिराइव क्वांटिटीज़ होती हैं। अब जो आपके पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उनको एक और तरीके से भी क्लासीफाई किया जाता है। वो किस तरह से कि जी हर फिज़िकल क्वांटिटी या स्केलर होती है या वेक्टर होती है। अब स्केलर और वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। तो स्केलर वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आप डेली लाइफ में मेजर करते हैं, लेकिन उनके साथ जो है वो कोई डायरेक्शन की बात आप नहीं करते, और ना डायरेक्शन की बात करने की कोई सेंस बन रही होती है। मतलब अगर आप डायरेक्शन की बात करने की कोई सेंस डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो नॉन सेंस वाली बात जो है वो बन जाती है। अच्छा, तो मिसाल के तौर पर हम डेली लाइफ में मैथ्स मेजर करते हैं, चीज़ों मुख्तलिफ चीज़ों के मैसेज को मेजर करते हैं। अब जब भी हम मैथ्स मेजर करते हैं तो साथ में हम कभी भी डायरेक्शन की कोई बात नहीं करते कि फॉर एग्जांपल हम जाएं जाकर बाज़ार में और जो है ना वो किसी चीज़ का मैथ्स मेजर करें, या उसको बोलें कि भाई हमें जो है वो 5 kg शुगर दे दें टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो वो आपके बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखेगा वो बंदा। बाकी मेरी बात होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो मतलब स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं कि जिनकी आप मेजरमेंट करते हैं, लेकिन साथ में उनकी डायरेक्शन के बारे में कोई बात करने की कोई सेंस नहीं बनती। कि जी आपसे अगर लेट सपोज घर वाले पूछें जी आपकी फिज़िक्स की क्लास जो है वो कितने मिनट की होती है कॉलेज के अंदर, अब आप कहें जी 40 मिनट्स की होती है टूवर्ड्स स्कर्दू। ठीक है, तो या टूवर्ड्स पारा, जब पारा चनार वाले कहें जी 40 मिनट की क्लास होती है टूवर्ड्स पारा चनार, तो वो फिर समझ जाएंगे कि आप क्लास के अंदर क्या कुछ पढ़ते रहते हैं। तो इस तरह से स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, आप डायरेक्शन की कोई बात करने कोशिश करें तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती। जबकि वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके बारे में जब आप उनकी मेजरमेंट करते हैं तो आपको डायरेक्शन साथ ज़रूर मेंशन करनी पड़ती है। विदाउट डायरेक्शन जो है वो उनकी भी कोई सेंस नहीं बनती। मतलब हर फिज़िकल क्वांटिटी या डायरेक्शन वाली होगी या डायरेक्शन के बगैर होगी। तो अगर डायरेक्शन के साथ उसकी बात चलती है, मेजरमेंट चलती है, तो वो फिज़िकल क्वांटिटी फिर वेक्टर होगी। और अगर वो इस तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसके साथ डायरेक्शन की बात करना सेंस नहीं बन रही होती, तो फिर वो स्केलर क्वांटिटी होगी। टेम्परेचर है, ठीक है, आज इस्लामाबाद का टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस था, तो लाजमत अब 18 डिग्री सेल्सियस बता के बात ख़त्म होगी।
हम इसके साथ कोई डायरेक्शन की बात नहीं करते, ठीक है, कि कहाँ पर थी डायरेक्शन इसकी, कोई डायरेक्शन इसकी कोई भी डिस्कस नहीं करता, ना उसकी कोई सेंस बन रही होती है। अच्छा, तो ये कुछ इस तरह की फिर क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेंथ है, मैस है, टाइम है, स्पीड है, वॉल्यूम है, वर्क है, एनर्जी है, प्रेशर है, ठीक है। तो अब तो खैर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, तो आपको हर क्वांटिटी के बारे में टिपिकली पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है। तो फॉर एग्जांपल टॉर्क के बारे में अगर मैं अभी आपसे पूछूं तो आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क स्केलर है या वेक्टर है। तो मोमेंटम आपने पढ़ा हुआ है, मोमेंटम स्केलर है या वेक्टर है। तो हर फिजिकल क्वांटिटी का आपको जो है वो क्लियरली पता होना चाहिए। तो क्योंकि जब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो वो जो यहाँ पे इस टॉपिक में लिखी हुई हैं लाजमत है खाली इनमें से नहीं पूछेंगे, वो जो आपका ओवरऑल सिलेबस है, क्योंकि हर टॉपिक जो भी नया टॉपिक आप नई फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उस टॉपिक में ज़रूर वो एक उसके फार्मूले को डिस्कस करता है, एक उसकी यूनिट को डिस्कस करता है, और एक ये बात भी डिस्कस करता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। तो अगर तो स्केलर हो तो दैट सेट बात ख़त्म होगी कि जी वो स्केलर है, उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। लेकिन अगर वो हुई वेक्टर तो फिर इसका मतलब है कि वो उसकी डायरेक्शन तो है। अब आपको उसकी डायरेक्शन के बारे में भी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि उसकी डायरेक्शन जो है वो कहाँ पर होगी, ठीक है। तो वो अभी तो हम जो क्योंकि स्केलर और वेक्टर का टॉपिक सिर्फ पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि वेक्टर के अंदर डायरेक्शन होती है, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती। अब आगे जब हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपका पहला काम ये है कि जब भी आपके पास नई फिजिकल क्वांटिटी आए तो आपका काम है कि आपको पता होना चाहिए कि ये स्केलर है या वेक्टर है। टॉपिक में देखें, टॉपिक में नहीं लिखा, टीचर से पूछें। अगर पता चलता है कि वो वेक्टर है, फिर आपका अगली स्टेज पे काम ख़त्म नहीं हो गया कि जी पता चल गया जी हाँ जी वेक्टर है, ख़त्म होगी बात। तो फिर आपको अगली स्टेज पे ये बताना चाहिए कि अगर वेक्टर है तो जिसकी डायरेक्शन होगी तो फिर डायरेक्शन उसकी किस साइड पर होगी, वो भी उसकी डिटेल्स आपको ज़रूर पता होनी चाहिए ताकि आपकी अच्छी बेस बन सके और आगे जाके आपको जो है वो हायर क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट आगे काम आएंगे। तो ये था आपके पास स्केलर और वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट। होप सो जो है वो इसके अंदर कोई इतनी डिटेल है नहीं, डेफिनेशन भी सीधी सी फॉरवर्ड है और एग्जांपल भी मेंशन की हुई है इसके अंदर। दोनों टॉपिक्स में स्केलर की भी एग्जांपल मेंशन की हुई है, वेक्टर की भी मेंशन की हुई है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप चाहे स्केलर करें चाहे वेक्टर की बात करें, ठीक है, दोनों के अंदर ऑब्वियसली मेजरमेंट होगी तो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब नंबर कोई ना कोई होगा और साथ यूनिट भी लिखी होगी। जो डिफरेंस है वो डायरेक्शन के ऊपर है। वरना हर फिजिकल क्वांटिटी को आपने अगर एक्सप्रेस करना हो तो ऑब्वियसली उसके अंदर आपको मैग्नीट्यूड और यूनिट ज़रूर डिस्कस करनी पड़ती है। खाली मैग्नीट्यूड बात करें और यूनिट ना लिखें तो भी सेंस नहीं बनती, और खाली अगर यूनिट बात करें और मैग्नीट्यूड की बात ना करें तो भी कोई सेंस नहीं बनती। मतलब मेजरमेंट में जो बेसिक क्राइटेरिया है वो आपके पास ये है कि आपके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट आपको ज़रूर मेंशन करनी पड़ती है, चाहे स्केलर हो चाहे वेक्टर हो। फिर अगली बात आती है कि अगर वेक्टर है तो आपको उसको डायरेक्शन भी साथ जो है वो इंक्लूड करनी पड़ती है। अच्छा, अब वेक्टर्स जो हैं वो स्केलर की तो समझ आ गई, मैंने लेट्स सपोज आपको कहा कि जी आप जो है ना उनकी साथ डायरेक्शन की बात करेंगे तो सेंस नहीं बनेगी। आप 5 किलो टमाटर आपको जो है ना ख़रीदने के लिए भेजा जाए, आप जाके वो उनको बोलेंगे जी 5 kg टमाटर दे दें टूवर्ड जो है वो कराची, तो वो लाजमत है वो उसको पता चलेगा कि भी आप जो है वो ठीक नहीं है। अच्छा, मतलब आप ठीक नहीं है कि मतलब आपके जो है वो जो दिमाग है वो असल में ठीक नहीं है। अच्छा, तो वेक्टर्स जो हैं ये इस तरह की चीज़ें होती हैं कि अगर आप इनके अंदर डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे तो भी सेंस नहीं बन रही होती। फॉर एग्जांपल फोर्स है, तो फोर्स के बारे में इतनी बहुत अच्छी एग्जांपल दी बुक वाले ने कि आपके पास जो है वो राइट साइड पे आपको टेबल दिखाया है उसने दो। तो अब जो है वो उसने कहा है कि अब ये आपके पास जो टेबल है ना, अगर आप इन पे दो फोर्सेस लगाते हैं, एक दफ़ा दो फोर्सेस लगाते हैं एक ही डायरेक्शन में और दूसरी दफ़ा वो इक्वल फोर्सेस लगाते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो जब आप दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगाएंगे तो ऑब्वियसली उस टेबल के ऊपर इफेक्ट और पड़ेगा, और वही दो सेम फोर्सेस इक्वल एंड इक्वल फोर्सेस जब ऑपोजिट डायरेक्शन से लगाएंगे तो इफेक्ट आपके पास कुछ और पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके पास जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके अंदर आपके पास जो है वो डायरेक्शन से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए आपको डायरेक्शन जो है वो ज़रूर साथ में इंक्लूड करके बतानी पड़ती है। तो इस तरह से जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं जब भी आप इनकी बात करेंगे चाहे कोई भी हो, आपको उसके साथ जो है उसको यूनिट जो है वो साथ ज़रूर
यूनिट के साथ डायरेक्शन जो है वो ज़रूर जो है ना उसको रेफ़र करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अच्छा, अब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो तो उसके बारे में जो है वो क्या है कि आपको उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो दो तरह की उसकी रिप्रेजेंटेशन होती हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। एक होती है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये अगला टॉपिक है हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का। तो ये इस पेज के ऊपर जो स्टार्ट हो रहा है, तो ऊपर जो पैराग्राफ है इसके अंदर जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात हुई हुई है। जो नीचे वाला पैराग्राफ है इसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात हुई हुई है। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि इसके अंदर आपके पास जो है वो सिंबल्स, जो भी हर फिजिकल क्वांटिटी का लाजमत है अपना एक सिंबल होता है। हर फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक यूनिट होती है, उस यूनिट का भी आगे सिंबल होता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जो फिजिकल क्वांटिटी का अपना सिंबल है। मिसाल के तौर पे फोर्स है तो उसका सिंबल एफ होगा, एक्सेलरेशन का सिंबल ए होगा, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल डी होगा, टाइम का सिंबल टी होगा, टेम्परेचर का सिंबल कैपिटल टी होता है। वो सिंबल आपको क्लियरली पता होने चाहिए। तो अब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके सिंबल को हम या तो बोल्ड करते हैं या उनके ऊपर एक एरो लगा देते हैं या फिर हम उनके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये फिजिकल क्वांटिटीज़ पता चल जाती हैं कि ये किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इनके अंदर ज़रूर डायरेक्शन की बात इन्वॉल्व हुई हुई है, तो पढ़ने वाला फिर समझ जाता है कि मुझे इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। जबकि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको ना बोल्ड किया जाता है, ना उन पर लाइन लगाई जाती है, ना उन पर कोई एरो लगाया जाता है, वो उनको नॉर्मल रखा जाता है। तो क्लियरली पता चल जाता है कि ये 10 स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और इनको हम नॉर्मली जो है वो नॉर्मल डील करना है, इनके अंदर कोई डायरेक्शन वाली बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि आगे जाके अभी हम देखेंगे कि वेक्टर्स के अंदर जो वहाँ पे जो मेन इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 में आपसे ये बात की थी कि जो वहाँ पर जो मेन इशू बनता है वो ये कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना नॉर्मल तरीके का काम नहीं होता। स्केलर की क्वांटिटीज़ की तरह कि जी 5 किलोग्राम चीनी है, 2 किलोग्राम चीनी बीच में ऐड कर दें, पता है 7 किलोग्राम के पास हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप उसमें से 3 किलोग्राम चीनी कम कर देते हैं 5 किलोग्राम में से, तो पता है 2 किलोग्राम रह जाएगी। तो ये स्केलर में तो आसानी से काम हो जाता है। वेक्टर्स के अंदर जो है वो वेक्टर्स को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना कोई नॉर्मल काम नहीं होता, हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए उनको स्टार्ट से ही जब उनकी रिप्रेजेंटेशन को ही अलग रखना पड़ता है फिर, कि जब कोई बंदा उसको देखे तो उसको पता चल जाए कि हाँ ये स्केलर नहीं है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो इनके लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल जो हैं वो अलग जो है वो फॉलो किए जाते हैं। ये तो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात थी कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है या उसको बोल्ड किया जाएगा या उसको एरो लगाया जाएगा या उसके ऊपर लाइन लगाई जाएगी। बोल्ड करने का सिंपल तरीका यह है कि आप उसको मार्कर से मेंशन कर दें। अब दूसरा जो तरीका है वो उसका वो ग्राफिकल तरीके है। ग्राफिकल तरीके के अंदर क्या करते हैं कि आप जब भी कोई वेक्टर जो है वो ड्रॉ करना हो तो उसको आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको एक लाइन लगानी होती है और लाइन के साथ एंड पर आपको एक एरो लगाना होता है। अब लाइन की कितनी लेंथ रखनी है वो आपको एक सूटेबल स्केल के लिहाज से जो है वो देखना होगा कि जितना उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसके लिहाज से जो है वो आपको उसकी लेंथ जो है वो रखनी पड़ती है। और जो आगे एरो है वो आपको लाजमत है कि इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि भी ये वेक्टर किस डायरेक्शन में, तो मतलब वो आपको एरो उसकी डायरेक्शन का ख्याल रखते हुए लगाना होता है कि भी ये वेक्टर जो है वो ए से बी जा रहा है या बी से ए जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसको एरो जो है वो उस चीज़ पर डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा होता है। तो यहाँ पर ग्राफ इसमें पैराग्राफ में भी बिल्कुल क्लियरली उसने मेंशन किया हुआ है कि हर वेक्टर क्वांटिटी को आपको एक लाइन लगानी होगी और एक उसके एंड पे एरो लगाना होगा। जो लाइन होगी उसकी लेंथ जो है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, क्योंकि हर वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, तो जो लाइन की लेंथ होती है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और जो लाइन के आगे एंड पे एरो लगा हुआ है वो वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब इस एग्जांपल को नीचे वाले को देख लें तो शायद कोई बात और क्लियरली हो जाती है। तो वो क्या है कि उसने कहा कि एक 80 न्यूटन फोर्स है और किधर है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में, तो उसको हमने रिप्रेजेंट करना है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास स्टेप्स हैं वो 4 स्टेप्स हैं। अब वो 4 स्टेप्स क्या हैं, उसमें आपके पास मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले आपको क्योंकि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं वो आपके पास 2 होते हैं जिनके अंदर वेक्टर्स को जो है ना वो ड्रॉ करने के लिए कहा जा सकता है। वो आपके पास या तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला होता है या जो है वो आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला होता है। तो जो भी जिस तरह के वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए वो उसने ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होगी
उस तरह का आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो अलग से ऊपर एक बना के शो कर देना कि हम किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर को ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। अगर वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिहाज से बात करेगा तो आप एक्सिस वाई एक्सिस का ऊपर कोऑर्डिनेट सिस्टम मेंशन कर देंगे। अगर वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात करता है कि उसके लिहाज से आपने डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है तो आपको उसको अलग से ऊपर शो करना है कि ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्योंकि 80 न्यूटन की फोर्स थी तो अब आपने एक स्केल सेलेक्ट करना है, सूटेबल स्केल। तो वो सूटेबल स्केल यहाँ पर जो बन सकता है वो क्या है कि जब 20 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर लेट कर लें तो आपकी 80 न्यूटन की फोर्स जो है वो 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ हो जाएगी। स्केल जो है वो आपको क्लास में बताया था कि इस तरह का नहीं होना चाहिए कि डायग्राम जो है वो इतनी छोटी हो जाए कि वो एग्जामिनर के लिए उसको स्टडी करना मुश्किल हो जाए, या इतनी बड़ी ना हो जाए कि आपकी जो है ना वेक्टर आपका पेज से बाहर जा रहा हो। एक सूटेबल जो है वो लेंथ होनी चाहिए, वो ऑब्वियसली आपको वैल्यू से अंदाज़ा हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम कहते हैं जी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, तो 80 न्यूटन इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर की तो लाइन आपके पेज से निकल जाती है बाहर ऑब्वियसली। तो और अगर हम कहते हैं जी 40 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 80 न्यूटन 2 सेंटीमीटर बनता है, और 2 सेंटीमीटर जो है ना वो कोई रीजनेबल लेंथ नहीं होती, बहुत छोटी हो जाती है। तो क्योंकि आपने बाकी लेबलिंग वगैरह भी डायग्राम पे करनी होती है तो वो इतनी छोटी डायग्राम अच्छी नहीं होती। तो इस तरह से आपको एक सूटेबल स्केल सेकंड स्टेप में सिलेक्ट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है उसको कि क्या आपने यूज़ किया। तो आप 1 सेंटीमीटर अगर 20 न्यूटन है तो ऑब्वियसली 40 न्यूटन जो है 80 न्यूटन जो है वो 4 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप अपने नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में 4 सेंटीमीटर की एग्जैक्टली दरमियान में करने के लिए आपको 45 डिग्री डी पे रखना पड़ेगा, और फिर आपको 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। एंड पर आपको एक एरो लगाना पड़ेगा, और वेक्टर को लेबल करने के लिए आपने उसको स्टार्ट ओ से, ओ मतलब ओरिजिन, और एंड पर आपने ए लिखने बी लिखने की मर्जी है। तो ओ ए आपका ये वेक्टर बन जाएगा जो कि उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा 80 न्यूटन फोर्स को, कहाँ पर, बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। इस तरीके से ये वेक्टर बन गया। बाकी जो स्टेप्स हैं आप उसको अपनी वर्डिंग के अंदर भी लिख सकते हैं, वो कोई ऐसा कुछ ना मसला नहीं है। आपको काम करने आना चाहिए, डायग्राम प्रॉपर्ली बनाने आनी चाहिए, बाकी स्टेप्स जो हैं वो अपनी वर्डिंग के अंदर भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास स्केलर वेक्टर की डिस्कशन थी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही हम जो है वो उसकी प्रॉपर जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि जो है वो टर्मिनोलॉजी जो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह, तो उनके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।